नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करेंगे बीते हफ्ते में दो जो अहम घटनाएं हुई, और ये घटनाएं दरअसल आपस में जुड़ी हुई हैं। और जिस न्यू इंडिया की हम बात करते हैं, 75 साल आजादी की वर्षगांठ हम मना रहे हैं, अमृतकाल की बात होती है, ताल ठोकी जाती है। हम कितने मजबूत बन रहे हैं, हमारी आंतरिक मजबूती पर आज हम नजर डालने वाले हैं। दो बड़ी घटनाएं क्या थी? एक तो लोकसभा सांसद नवनीत राणा हनुमान चालीसा पढ़ने निकल पड़ी और उन पर राजद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया गया। 12 दिन जेल की हवा खानी पड़ी और उसके बाद जमानत मिली। दूसरी तस्वीर, और इस पर मैंने एक कार्यक्रम भी किया था जिसमें पुलिस या कार्रवाई को मैंने दरअसल एक तमाशा, एक नौटंकी, एक ड्रामा, एक मजाक, एक भद्दा मजाक करार दिया था। आपने वो देखा था 3 दिन पहले कि वो तस्वीरें 3 राज्यों की पुलिस आपस में ही भिड़ी हुई थी। जिस पुलिस की जिम्मेदारी होती है आपको, मुझको, हम सबको सुरक्षा प्रदान करना, सहयोग देना, वो पुलिस एक असहयोग आंदोलन छेड़े बैठी हुई थी। पंजाब पुलिस आती है दिल्ली में गिरफ्तार करने के लिए तेजिंदर सिंह बग्गा को। ट्वीट कर दिया था, क्योंकि अभी मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। दिल्ली आती है, थाने में बैठती है, 5 समन दिए जा चुके थे, इसलिए अब गिरफ्तारी पंजाब पुलिस की नजर में जरूरी हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने थाने में बिठाए रखा, कोई सहयोग नहीं दिया। तेजिंदर बग्गा को उठाकर पंजाब पुलिस मोहाली के लिए निकल पड़ी। इस बीच दिल्ली पुलिस ने अपहरण का मुकदमा पंजाब पुलिस पर कायम कर दिया। इसकी जानकारी हरियाणा पुलिस को दे दी, और हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र इलाका है, और आप चंडीगढ़ हाईवे पे जाते हैं तो पीपली पड़ता है, पीपली में 3 जिलों के एसएसपी उस काफिले को रोक लेते हैं, और दिल्ली पुलिस फिर तेजिंदर बग्गा को लेकर वापस दिल्ली आ जाती है। अभी मामला अदालत में अटका हुआ है, 10 मई को सुनवाई होगी। लेकिन पुलिस को जिस तरह से प्यादे की तरह इस्तेमाल किया, और वो खुशी खुशी इस्तेमाल भी होती दिखी, यह हमारी कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाता है। और नवनीत राणा की जहां तक बात है, राजद्रोह कानून पर भी मैंने एक कार्यक्रम किया था। यह वो कानून है जो 1860 में इजाद हुआ, 1870 में आईपीसी में शामिल किया गया। तब हम गोरों के अधीन थे, गुलाम थे, और हमें गुलाम बनाए रखने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया गया। बाल गंगाधर तिलक पर 3 बार यह कानून लगा, जेल की हवा खानी पड़ी। महात्मा गांधी के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल हुआ, और आजादी मिलने के बाद संविधान में इस कानून का कोई जिक्र नहीं, लेकिन आईपीसी में इसे कायम रखा गया, बावजूद इसके कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा यह बेहद ही आपत्तिजनक, बेहद अप्रिय कानून है, पर कानून बना रहा। और 1962 में एक अहम सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की जजमेंट आई, 5 जज के बेंच की, जो केदारनाथ सिंह जजमेंट के नाम से मशहूर है। उसमें जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 है, राइट टू इक्वालिटी, कानून की नजर में सब बराबर हैं, वो है नहीं। कानून में भी लिखा हुआ है, संविधान में भी लिखा हुआ है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19, अभिव्यक्ति की आजादी, हालांकि उसमें रिस्ट्रिक्शंस है, उन सबको साथ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि कानून जरूरी है, देश को कोई कमजोर नहीं कर सकता,
उकसावे, किसी को भड़काकर, दंगे फसाद करवाकर देश की संप्रभुता को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। यह जजमेंट है। 60 साल पहले आया, पर 60 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने शायद अंदाजा नहीं लगाया होगा, वो कल्पना नहीं की होगी कि इस कानून का किस तरह से बेजा इस्तेमाल भी होने वाला है, और हुआ है। खास 2010 से 2020 का अगर मैं आंकड़ा बताऊं, एक संस्था है article14.com, वो कहती है 11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया राजद्रोह कानून के तहत। 896 केसेस उन पर कायम किए गए। और जिस चौथे खंबे का मैं हिस्सा हूं, पत्रकारों की बात करूं, आजकल पत्रकारों पर भी बात बात पर राजद्रोह के कानून कायम हो जाते हैं। किसी ने किसी मुख्यमंत्री की आलोचना कर दी, कोई खुलासा कर दिया, व्यवस्था की गड़बड़ियों को उजागर कर दिया, तो सीधा 124A आईपीसी की जो ये धारा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। यह बात और है कि गोरों ने यह कानून बनाया हमें गुलामी की और मजबूत बेड़ियों में जकड़ने के लिए। उन्होंने 2009 में यह कानून अपनी व्यवस्था से हटा दिया है। अमेरिका में भी सेडिशन, राजद्रोह का कोई कानून नहीं है, और हमारे यहां भी एक से बढ़कर एक आईपीसी, सीआरपीसी में प्रावधान हैं जिसमें अगर कोई देश को कमजोर करने की साजिश, षड्यंत्र रचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पर यहां पर तो सीधा आपने उठा लिया, और इसे हर राजनीतिक दल, हर सरकार, वो केंद्र में हो या राज्य में हो, इसको इस्तेमाल करती दिखाई देती है। और इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने नवनीत राणा केस में यह सवाल भी पूछा था। एक याचिका दायर की गई थी जिसमें अटॉर्नी जनरल, जो कि देश के फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल की हैसियत से नहीं, कोर्ट को उन्होंने सलाह दी कि देखिए इस कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा है और इस पर रोक लगानी चाहिए। जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभी सरकार ने जवाब नहीं दिया है, और हो सकता है जो अटॉर्नी जनरल कह रहे हो और जो सरकार जवाब दे वो बिल्कुल मुख्तलिफ, बिल्कुल जुदा, बिल्कुल अलग हो सकते हैं। तो कल सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक रिटन सबमिशन दी, एक लिखित जवाब दिया, और इस जवाब में सरकार ने क्या कहा, मैं उसकी लाइनें, अंग्रेजी में यह जवाब दाखिल किया गया है, उसका हिंदी में भी तर्जुमा करूंगा। Instances of abuse of provision would never be justification to reconsider a binding judgment। कि अगर किसी कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा है तो उसके चलते कोई फैसला किया गया है, उस पर सवाल उठाना गैर जरूरी हो जाता है, बेमानी हो जाता है। The remedy would lie in preventing such abuse। इलाज इसका है छिपा हुआ कि इस तरह का बेजा इस्तेमाल ना हो। Rather than doubting a long-standing settled law declared by a constitution bench for about 6 decades। कि एक संवैधानिक पीठ ने अगर फैसला सुनाया है, 60 साल से वो फैसला कायम है, उस पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। तो 60 साल पहले जो फैसला आ गया, क्या वो मील का पत्थर साबित हो जाता है? और हमारे प्रजातंत्र की, हमारी कानूनी व्यवस्था की खूबसूरती यह है कि निरंतरता है। बदलते वक्त के हिसाब से कानून भी बदले जाते हैं। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि देश में मोदी सरकार ने इतने कानून बदल दिए, इतने कानून निरस्त और रद्द कर दिए, तो इस कानून से इतना प्यार क्यों? और यह सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं है। जिग्नेश मेवानी को साबरकांठा से उठाया गया और असम ले जाया गया, राजद्रोह का मुकदमा कायम किया गया, 2-2 बार जमानत लेनी पड़ी। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, योगी सरकार की आलोचना की, राजद्रोह का मुकदमा एक सांसद पर कायम हो गया। विनोद दुआ, अब उनका स्वर्गवास हो गया है, उनके खिलाफ हिमाचल में राजद्रोह का मुकदमा कायम हो गया कि तल्ख टिप्पणी कर दी सरकार पर।
शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आगा, यह फेहरिस्त बहुत लंबी है। दिशा रवि, नरवाल, उमर खालिद, इनमें से बहुत से नाम ऐसे हैं आप कहेंगे दे डिजर्व इट, इन पर यही कार्रवाई होनी चाहिए थी। पर हमने यह भी होते देखा है कि साल 1.5 साल जेल में बिताने के बाद अदालतों ने तल्ख टिप्पणी करते हुए जमानत भी दी है। तो आज हम चर्चा इसी पर करने वाले हैं कि जो ये हम कानून बनाते हैं, ये कानून जरूरी हैं, और कानून जरूरी है इसकी बिना पर क्या बेजा इस्तेमाल को इजाजत दी जा सकती है, और क्या हमें नए भारत में कानूनों को रिविजिट करने की जरूरत है, जैसा हमने किया आईटी एक्ट की धारा 66A में 124 ए जो आईपीसी की धारा है, और आईटी एक्ट की जो सेक्शन 66A है जो 2009 में कानून बनाया गया और 2015 में निरस्त भी कर दिया गया। कोई फर्क नहीं है। एक आईपीसी की धारा, एक सोशल मीडिया, यानी कि आप फोन कंप्यूटर पर क्या लिखते हैं, क्या भेजते हैं, उसको लेकर कानून था, उसे हमने निरस्त कर दिया। पर यह कानून जस का तस मौजूद है। पर खुराफाती ताकतें भी हैं, षड्यंत्रकारी साजिशकारी ताकतें भी हैं देश में, जो लगातार उकसावे और भड़कावे वाले बयान देती हैं। तो क्या उन पर देशद्रोह जरूरी नहीं है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, राजद्रोह कानून जरूरी और बेजा इस्तेमाल, और कानून का डंडा या राजनीतिक हथकंडा। तो इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं एएल बैनर्जी, के मनन देश के जाने माने वकील हैं, और मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और प्रभाकर, पहले दर्शकों को और क्लैरिटी देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में यह राजद्रोह का मामला चल रहा है, इस पर सुनवाई हो रही है, रिटन सबमिशन दे दिए गए हैं, कल एक हलफनामा भी दाखिल होगा। हालांकि उसकी शुरुआती कड़ी पेश कर दी है सरकार ने। तो सरकार कह रही है कानून जरूरी है। कानून तो जरूरी है, लेकिन इस रिटन सबमिशन में भी यह मान रही है कि बेजा इस्तेमाल हो रहा है, पर इलाज इस बात में है कि बेजा इस्तेमाल ना हो। अब कानून आपने ऐसा बनाया है और हमने बेजा इस्तेमाल होते देखा है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा रहा है, पर कानून पर भी अटके हुए हैं, सुई अटकी हुई है। थोड़ा इसे समझाइए, और कानून क्या क्या और दलीलें दी गई, थोड़ा उसके बारे में बताइए। संदीप, सबसे बड़ी बात यह कि सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करने में 9 महीने का समय लगा। 9 महीने तक सुप्रीम कोर्ट को वेट करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को कई बार फटकार लगानी पड़ी। 15 जुलाई को 3 जजों की जो बेंच थी, जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस रमन्ना कर रहे थे, उन्होंने 5 ऑब्जर्वेशंस दी थी। उनमें ये कि इतने कानून हटा दिए, ये कानून हटाने में दिक्कत क्या है, इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। बढ़ई का उन्होंने उदाहरण दिया था कि एक बढ़ई जैसे आरी चलाता है, लकड़ी काटता है, यहां पर बढ़ई पूरे जंगल को ही काट कर ले जा रहा है। अगर इंग्लैंड ने यह कानून हटा दिया तो हमें ऐसी क्या जरूरत है कि ये कानून हम लगातार चलाए जा रहे हैं? क्या हमारे पास और कानूनी प्रावधान नहीं है? ये चीफ जस्टिस रमन्ना की ऑब्जर्वेशन, और उसमें उसी ऑब्जर्वेशन में यह भी था कि ये सरकार तमाम कानूनों को हटा रही है, तो इस कानून को रखने की क्या जरूरत है। लेकिन संदीप, सरकार ने जो बात कही है उसका बैकग्राउंड भी थोड़ा समझना होगा कि पिछली सुनवाई में अटॉर्नी जनरल ने, जब अटॉर्नी जनरल की कैपेसिटी से सुप्रीम कोर्ट के सामने जो राय दी,
सुप्रीम कोर्ट ने उनसे राय मांगी थी कि आप अपनी राय दीजिए, और अटॉर्नी जनरल को यह अधिकार होता है, वो पार्लियामेंट को भी संबोधित करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी जरूरत के हिसाब से राय देते हैं। तो उन्होंने जो बात कही थी, पर उस वक्त उन्होंने एक वकील की हैसियत से, अटॉर्नी जनरल की हैसियत से उन्होंने अपनी राय रखी, पर वो सरकार को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। यहाँ ये फर्क था। हाँ, तो मैं उसे कहूंगा कि एक वकील की हैसियत से वो सबसे बड़े विधि अधिकारी संवैधानिक पद के हिसाब से वो दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून तो ठीक है, लेकिन कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, और कानून का बेजा इस्तेमाल में वो जिक्र आया था वही कि हनुमान चालीसा पढ़ने के को लेकर भी वो किया जा रहा है। तो जब देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कोर्ट के सामने कह दे, तो सरकार को तो मानना ही था कि बेजा इस्तेमाल हो रहा है, और इसलिए इसमें जो रिटन सबमिशन सरकार का जो जवाब है, लिखित जवाब है, उसमें सरकार ने माना है कि इसका बेजा इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन बेजा इस्तेमाल होने से ही किसी कानून को रद्द नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की जो दलील है वो ये है कि 1962 में जो केदारनाथ सिंह मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि उसमें कोर्ट ने कह दिया था कि यह कानून सही है, कानून को अपहेल्ड किया था। तो जब कोर्ट ने, एक सरकार करे, कोर्ट ने कह दिया है, 5 सदस्यीय बेंच ने कह दिया है, इसलिए वो बाइंडिंग है, वो सबको मानना चाहिए। और चूंकि अभी जो सुनवाई कर रही है 3 जजों की बेंच है, क्या यहां पर पेंच ये भी आएगा कि 3 जजों की बेंच को कहा जा रहा है कि देखिए 5 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया है, तो दरअसल कोर्ट को यह भी बताया जा रहा है कि आप उससे बड़ी या तो बेंच बनाइए, तब तो बात करेंगे। इसमें टेक्निकल पेंच भी है, ये टेक्निकल पेंच बता रहा हूं मैं। तो यहां तो बात आ गई कि भाई 5 जजों की बेंच को सामान्य फीलिंग ये है, सामान्य अंडरस्टैंडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अगर फैसला दिया है तो उसे बदलने के लिए बड़ी बेंच यानी 7 सदस्यीय बेंच की। लेकिन पिछली सुनवाई में कपिल सिब्बल इस मामले में कोर्ट को कुछ इंस्टेंसेस बता रहे थे, जिसमें वो जिक्र कर रहे थे कि ये कोई जरूरी नहीं है, बड़े बेंच के फैसलों को भी छोटी बेंच की कम जजों की बेंच भी बदली है। तो ये जो अगली सुनवाई होने वाली है, जो 10 तारीख को सुनवाई होनी है, वो इसी पर सुनवाई होगी कि क्या यही बेंच इसे सुनवाई कर लेगी या केदारनाथ मामले को, जजमेंट को रिविजिट करने के लिए बड़ी बेंच की जरूरत है। लेकिन कपिल सिब्बल के आर्गुमेंट जो उस दिन थे वो कई इंस्टेंसेस बता रहे थे जहां पर कि छोटी बेंच भी इस मामले में सुनवाई कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे डिफेंड किया है कि पहली बात तो ये कि केदारनाथ सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बाइंडिंग है, दूसरी बात ये कि ये रिविजिट करने की जरूरत नहीं है, और तीसरी ये कि 5 बेंच की फैसले पर 3 सदस्य। पर गंगा में बहुत पानी बह गया है ना 1962 के बाद। 2010 में पत्रकारों की ही बात करूं, 7 पत्रकारों पर राजद्रोह का मुकदमा कायम किया गया। 2020 में यह संख्या बढ़कर 67 हो गई, 65% का इजाफा हुआ है 2014 के बाद। जो ये न्यू इंडिया हम बात कर रहे हैं, और मैं सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, राज्य सरकारों में भी अब एक शगल हो गया है कि किसी को आपका लेख पसंद नहीं, आपकी टिप्पणी पसंद नहीं, आपकी बात पसंद नहीं, तो लगा दो तो इसमें राजद्रोह का मुकदमा। इसमें एक बात और आई, सुनवाई के दौरान ही एक बात आई थी कि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि राज्य के खिलाफ देश की आलोचना सेडिशन में आएगा या सरकार के खिलाफ सेडिशन में आएगा मामला। यहां तो सरकारों के खिलाफ, अब यहां तो सरकार फर्क नहीं हो रहा है, और इससे करने की जरूरत है, और इसीलिए केदारनाथ जजमेंट को रिविजिट करने की जरूरत है, पुनर्विचार करने की जरूरत है। एएल बैनर्जी साहब, जो ये अहम पॉइंट मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा ने उठाया है, देखिए कानून है और देश को कोई भी कमजोर करने की, कोई भी षड्यंत्र रचने की साजिश रचे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर यहां पर स्टेट यानी कि देश और गवर्नमेंट, सरकार में क्या हमें फर्क भी करने की जरूरत है, जो फर्क नहीं किया जा रहा है। यहां पर स्टेट को गवर्नमेंट के साथ मिलाकर एक घालमेल किया जा रहा है। सरकार देश नहीं होती या राज्य नहीं होती। आप जो संदीप जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे ये डिस्कशन चल रहा था, मैं प्रभाकर जी को भी सुन रहा था, सीधी सी बात है कि टुडे हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि देश और जो पार्टी है या देश और जो सरकार है वो क्या अलग अलग हैं। क्योंकि एक जिग्नेश मेवानी वही बात जयपुर में कह सकता है, वो उसके खिलाफ वहां कोई एक्शन नहीं हुआ। जिग्नेश मेवानी ने वो बात गुजरात में कह दी तो असम से आके पुलिस उसको उठा के ले गई। इसके पृष्ठभूमि में जाइए या इसके फोरग्राउंड में जाइए तो आपको यह दिखाई पड़ेगा, ये जो आप लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले उसका जिक्र अभी किया, हम लोग बचपन में चोर पुलिस किया करते थे, खेला करते थे, अब तो लोग पुलिस पुलिस खेल रहे हैं। हाँ, और ये जो है ये बॉल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया की ओर इंगित कर रहा है। मेरे पास आज पुलिस है, वो पावरफुल है, मैं उसको एक सेना की तरह इस्तेमाल करूंगा। लोकल मिलिशिया है,
मैं लठैतों की फौज है, मैं एक मुख्यमंत्री हूं, मैं उनको छोड़ दूंगा किसी पर भी। संघीय ढांचे में तकरार है, ये बड़ा गंभीर मसला है दरअसल। ये दिक्कत ये आएगी कि देखिए, ये बॉल्कनाइजेशन मैं कह रहा हूं, बॉल्कनाइजेशन, और मैं बहुत दुखी होकर कह रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूं यूरोपियन हिस्ट्री भी। तो ये जो बॉल्कनाइजेशन है, ये टूटने की प्रक्रिया, ये जो अलग होने की प्रक्रिया, ये पुलिस को हम एक दूसरे के स्टेट्स में भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं। अब देखिए, मुल्ला पेरियार डैम पे एक तरफ कर्नाटक की पुलिस बैठी है, एक तरफ तमिलनाडु की पुलिस बैठी है। आसाम का, नागालैंड से, मिजोरम से या नागालैंड से कहीं पर कछार हिल्स में ऑलरेडी फायरिंग हो चुकी है। कई जगह पे पुलिस फोर्सेस एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। बॉल्कनाइजेशन का ये है, और इसके आड़ में ये जो कानून है, देशद्रोह के कानून के आड़ में इन सबको नीचे दिखाने की कोशिश की जाएगी। वी आर इन अ वेरी वेरी डेस्परेट बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। कल की तारीख में जो स्टेट्स जो हैं जिनकी रेवेन्यू बहुत अच्छी है, जिसके चलते कि बाकी देश चलते हैं, वो ये कह सकते हैं कि हम क्यों अपना रेवेन्यू किसी और के साथ बांटें। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ बॉल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। बैनर्जी साहब, मुझे एक चीज बताइए सर। देखिए, मैं इस बात का फर्म बिलीवर हूं कि देश को कोई कमजोर नहीं कर सकता, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर यह राजद्रोह का कानून 124A जो आईपीसी की धारा है, क्या इसके बिना, इसकी गैर मौजूदगी में हमारा कानून इतना पंगु हो जाता है कि और धाराएं नहीं है कि उन ऐसे शख्स, ऐसी फिरका परस्त ताकत के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करें, या 124A ही उनका इलाज कर सकता है? 124 से एक इलाज है। जैसे एक डॉक्टर के पास आप जाएंगे, उनके पास कई इंजेक्शंस हैं एक ही चीज को देने के लिए। 124 इज नॉट द अल्टीमेट। 124 उन देशों ने भी हटा लिया जिन्होंने इंडिया पे इसको लगाया था, या यहाँ पर उसको वो कार्यरत किया था। इंग्लैंड में नहीं है। हम भी अगर इससे इतर हो जाएं, अलग हो जाएं, तो कोई हेवेंस विल नॉट फॉल, धरती फट नहीं जाएगी। हमें हमारे पास क्या क्या धाराएं हैं? कुछ धाराएं आप बता पाएंगे कि हम सीधे लगाकर वहां भी गिरफ्तारी हो सकती है, वहां भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, प्रिवेंटिव धाराएं बहुत सारी हैं, और जो क्राइम करने का अपना एक जरिया माश है, ये क्राइम करने वाले थे, वो खुद ही अपने में बन जाएगा एक धारा। वो आईपीसी में बहुत धाराएं हैं, ढूंढने पर सब मिल जाएंगी। मैं अभी इस तैयारी से नहीं यहां प्रभाकर इंटरवीन करना चाह रहे, मैं आ रहा हूं बैनर्जी साहब आपके पास। संदीप, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एक चैप्टर है आईपीसी में, जहां पर 124A सेडिशन जोड़ा गया। दरअसल जहां जहां ये ए जो लगाए हुए ना, ए सेक्शंस जो लगाए गए हैं, 124A, 120A, ये सब बाद में जुड़े हुई चीजें हैं। 1860 में आईपीसी जब बनी, तो उस समय अंग्रेजों को लगा था, मैकाले को लगा था कि ये सब इतना परफेक्ट है, और 10 साल तक परफेक्ट चला था। वो तो तिलक के लिए जोड़ा गया था उसको। तो इसका मतलब कि अंग्रेजों ने भी माना था कि इसके बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन स्थितियां बदली तो उन्हें लगा कि भाई इनकी आवाज को बंद करने के लिए इसकी जरूरत है। तो उस पूरे चैप्टर में 120 से शुरू होकर के 120, 121, 122, 123, 124A जो सेडिशन है, 25, इस तरह से तमाम धाराएं हैं जो सरकार, जो देश के खिलाफ कोई भी ऑफेंस करता है, कोई भी क्राइम करता है, कोई देश के खिलाफ कोई कदम उठाता है, तो उसको पनिश करने के लिए हार्शर पनिशमेंट वहां पर हैं। 124A के हट जाने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। कानून के जानकारों से बात कर लीजिए, आप समझ लीजिए, इसलिए कि बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजंस वहां पर पड़े हुए हैं। और खासकर तब ये इसमें 124A में एक ही प्रावधान किया गया, ये केदारनाथ सिंह मामले में, कि भाई देश के खिलाफ इस तरह का हिंसा भड़काना है। अब जिस बात से हिंसा नहीं भड़कनी है, वहां पर भी तो लग रहा है ये। तो ये कह देना कि 124A नहीं होने से देश के खिलाफ किसी को कुछ भी बोलने और करने की आजादी मिल जाएगी, मैं नहीं मानता। मैंने कहा कि पूरा चैप्टर है, और उसके बाद 125, 153 है, 153A है, और जैसा मैंने कहा कि उसी में ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट में 120, 121, 122। पर यहां पर ये कानूनी डंडा चलाया जा रहा है क्या, और इसका राजनीतिक हथकंडे की तरह भी इस्तेमाल होता है बैनर्जी साहब, कि जी 3 साल मिनिमम सजा है, ताउम्र भी आप जेल में काट सकते हैं, कोई सुनवाई नहीं, शाम को घर में बैठे हैं, पुलिस उठाकर ले गई, बात खत्म, वारंट की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। जी हाँ, ये इसी तरह से इंगित करता है जैसा आप बता रहे हैं, और इसी तरह से इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। और ये भी नहीं, अगर आदमी को मान लीजिए बेल दे दिया गया,
जैसे ही वो निकला, जैसे ही वो जेल से निकला, तुरंत उसको फिर गिरफ्तार कर लेते। जिग्नेश मेवानी के साथ तो यही हुआ। वो अंदर गया जेल में, जेल से निकला, निकलते ही अगला उसके लिए चार्जशीट तैयार थी, उसको दिया गया कि नाउ ही इज इन जेल, और गया। नहीं, शशि थरूर के खिलाफ हुआ है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के हैं। दुनिया भर के पत्रकारों का मैंने नाम लिया। अब स्वर्गवास भी हो गया विनोद दुआ का, हिमाचल में लगा दिया राजद्रोह का मुकदमा, और सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी। हाँ, तो अनिला सिंह, इतना प्यार क्यों है सरकारों को? मैं सरकारों शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। यह कानून लगातार चला आ रहा है, इसकी बेजा इस्तेमाल की निंदा भी होती है, सब इसे मानते भी हैं, पर कानून जारी है। ऐसी खासियत क्या है? ये इतना असीम प्रेम क्यों है राजनीतिक जमात को 124A से? मेरी सबको राम राम। और देखिए, ऐसा है कि जब हम भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, अपने देश की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ऐसा असीम प्रेम क्यों है इस देश की सरकार को कि ये कानून जो है सेडिशन, सभी सरकारों कानून है देश, हाँ, सभी सरकारों को। क्योंकि आप समझिए, भारत का बैकग्राउंड समझिए, भारत का इतिहास समझिए, भारत की आज की वर्तमान स्थिति समझिए और परिस्थिति समझिए, उसके बाद इसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगाइए कि क्या ये कानून हमारे देश के लिए आवश्यक है कि नहीं। ये कहा जा रहा है बारंबार, मैं सुन रही हूँ, प्रभाकर जी को मैंने सुना, बनर्जी जी को मैंने सुना, और आप स्वयं इस बात को कह रहे थे। आवश्यकता क्या है भाई? ये तो जो है ना, जो ब्लैक टाइम्स से तब का ये कानून है, अंग्रेजों ने इसको लिखे थे, अब तो उनके देश में भी नहीं है। परंतु साथ साथ आप ये समझिए कि आप ब्रिटिश से, यानी कि यूके से आप भारत का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं साहब? उन्होंने हमारे ऊपर, कंपैरिजन की बारी आती है, अमेरिका, स्पेन, कनाडा, सबसे कंपैरिजन करते हैं आप अपनी। यहां करेंगे कंपैरिजन की बात नहीं, यहां क्यों कंपेयर करें? यूएसए में है ये कानून, कनाडा में है ये कानून, यूएसए में नहीं है सेडिशन का कानून, जर्मनी में है, नीदरलैंड्स में है ये कानून। अच्छा, नहीं, देख लीजिए। मैं भी, मुझे जबकि बहुत शॉर्ट नोटिस मिला था, विषय कोई और था, फिर मुझे बताया गया विषय चेंज हो गया, जो समय मिला मैंने उसमें पढ़ा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी भी देश में नहीं है। परंतु संदीप जी, मुझे आप ये बता दीजिए, अब ये कह रहे क्यों बेवजह, क्या जरूरत है? तो आप तो ऐसे कह दीजिए कि इसका अगर जो मिसयूज होता है, तो डाउरी एक्ट जो है उसका भी मिसयूज होता है, तो क्या खत्म कर दें हम? सेक्सुअल असॉल्ट का भी मिसयूज होता है, कई बार गलत तरीके से फंसा दिया जाता है, तो बंद कर दें हम क्या? स्टॉकिंग को बंद कर दें क्या हम? अगर किसी कानून का मिसयूज हो रहा है थोड़ा बहुत, अगर 1% या 2% मिसयूज हो रहा है, तो वो कानून हटा दे क्या? जिससे कि जो लार्जर गुड में हम उसको हमें वो देखना है, ये जो थोड़ा बहुत अगर गलत बेवजह हो रहा है, तो उसके लिए हमारे थोड़ा बहुत हो रहा है, वो थोड़ा बहुत हो जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज समझाइए अनिला, देश तो मजबूत हो रहा है, विश्व गुरु बनने की राह पर हैं, पर 2010 से 2020 के बीच ये यकायक कितना इजाफा क्यों हो गया? 65% इजाफा तो 2014 के बाद। जब से देश मजबूत होने लगा है, तब से ज्यादा षड्यंत्र होने लगे देश के खिलाफ, तब से ज्यादा राजद्रोह के मुकदमे, और राजद्रोह के मुकदमे प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर दी तो 150 से ज्यादा केसेस हैं। ऐसा ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिप्पणी कर दी तो वो राजद्रोह का मुकदमा कायम हो जाता है। क्या हमें स्टेट और गवर्नमेंट में फर्क नहीं करना है? यहां पर इसी और इशारा कर रहे थे अभी एल बैनर्जी। 124A का कानून पढ़कर आप बैठे हुए होंगे, आप अच्छी तरीके से बैठे हुए होंगे कि जो 124A में किस किस वजह से आपके ऊपर ये कानून लग सकता है। तो उसमें आपको पता है कि सरकार के विषय में जो अगर मौखिक रूप से, लिखित रूप से, सांकेतिक रूप से अगर आप प्रहार कर रहे हैं, तो बिल्कुल फिर आप कहेंगे फिर राजद्रोह लगेगा। फिर तो तेजिंदर सिंह बग्गा पर दरअसल 153A और 505 और 505(2) नहीं, 124A लगाना चाहिए था। और नहीं, अब मैं अपनी बात पूरी करूं। नहीं, इस बात का जवाब दीजिए ना। क्या? दोबारा पूछिए भाई। 124A मैंने इसलिए उदाहरण दिए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी, और नहीं करनी चाहिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, या किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर वहां राजद्रोह का मुकदमा कायम हो सकता है, तो तेजिंदर सिंह बग्गा को लेकर जो ये पुलिसिया ड्रामा नौटंकी चली, फिर तो दरअसल पंजाब पुलिस को राजद्रोह का मुकदमा करना चाहिए था तेजिंदर सिंह बग्गा के खिलाफ। पूछ लीजिए आप। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं, पूछ लीजिए, मैं यही कानून का डंडा है, ये राजनीतिक हथकंडा है। मेरा दूसरा सवाल यही है
देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक हथकंडा है कि नहीं है, अगर सेडिशन लॉ के तहत जो है अगर किसी की गिरफ्तारी हो गई है तो ठीक है, कोर्ट तय कर लेगा ना कि 124A के तहत जो गिरफ्तारी हुई है वो ठीक हुई है कि नहीं हुई है। हम ही यहाँ पर हाँ, तभी 12 दिन एक महिला सांसद को 12 दिन बाद जमानत मिलती है। राजद्रोह का मुकदमा कायम हुआ कि हनुमान चालीसा पढ़ा तो ठीक है, वो राजद्रोह का कानून। ऑन रिकॉर्ड आपका बयान चाहिए मुझे, अनिला सिंह। देखिए, ऐसा है कि ऑन रिकॉर्ड सरकार का जो स्टैंड है वो बता दिया तो गया नवनीत राणा पर सही कायम हुआ राजद्रोह का मुकदमा? वहां की सरकार ने किया है तो ठीक किया ना, ठीक किया ना। मैं कौन होती हूँ ठीक हो नहीं, ठीक किया होती हूँ ये कहने वाला? संदीप जी, ना मैं ये इस पर टिप्पणी करने वाली हूँ। ये कोर्ट जो है ये तय करेगा कि ये ठीक हुआ है कि गलत हुआ। वहां की सरकार ने बेजा इस्तेमाल नहीं है, राष्ट्रद्रोह का कानून लगाया, बेजा इस्तेमाल नहीं है। मैंने अभी कहा कि गेहूं के साथ साथ कई बार घुन भी पिस जाता है, या गेहूं कम पिस रहा है और घुन ही पिस रहा है आजकल। नहीं, वो तो हम देख रहे हैं। हाँ, हम तो नहीं, इसलिए नवनीत राणा पर बयान नहीं दे रही हैं आप। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ, है ना, चिकन नेक की यहाँ पर बात होती है। हाँ, तो हम तो देख रहे हैं। मैंने तभी कहा कि भारत का इतिहास देख लीजिए, भारत की तो लगाइए ना उन पर राजद्रोह, और फिर जो दंगे भड़काने के लिए चुनौती देता है डीसीपी की मौजूदगी में, मैं कपिल मिश्रा की बात कर रहा हूं, वहां भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? जहां पे जरूरत है बिल्कुल होगी। तो जहां पर जरूरत है या सुविधा अनुसार हो रहा है, सवाल यही है अनिला। क्या सुविधा अनुसार हो रहा है? अपने चश्मे से हर सरकार देख रही है क्या? मैं बताती हूँ आपको, अगर मैं केंद्र की बात करती हूँ, कांग्रेस ने क्या किया है? तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा कभी कुछ किया है? वही तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस के तोड़ दिया और आग लगा के रखी, चाहे कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक। तो अभी क्या हो रहा है कानून के नाम पर? अभी क्या हो रहा है? जो पसंद नहीं उसको जेल में डाल दो। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ब्रजमोहन, एक मिनट, एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं और उनके प्रवक्ता भी ब्रजमोहन श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजमोहन भाई, तो सरकार ने सही कहा है, राजद्रोह कानून की देश को जरूरत है, जैसा आपकी सरकार ने लगाया भी नवनीत राणा पर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। संदीप जी, नवनीत राणा बहन पे जो 124A लगा वो अपने आप में एक अलग चीज है, लेकिन अलग चीज कैसे है? आप देशद्रोही को, राजद्रोही को बहन बता रहे हैं। वो बहन भाई है। नहीं, क्लैरिटी रखिए ना भाई। राजद्रोही तो मेरा बहन या भाई नहीं हो सकता। मेरे लिए तो, क्योंकि वो भारत की एक नागरिक हैं, तो मेरे लिए तो बहन समान है। अब ये तो कानून तय करेगा कि आपकी सरकार की निगाहों में राजद्रोही है। केस रजिस्टर्ड हुआ है, अभी तो ट्रायल। अरे केस तो मतलब सरकार की निगाह में राजद्रोही है, तभी तो वो केस कायम किया। और मैं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हूँ, सरकार आपकी है ना, नेता है निश्चित रूप से, लेकिन वहां पर हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चल रहे हैं। मेरे आदरणीय नेता शरद पवार साहब ने अभी 28 तारीख को अपना एफिडेविट दिया है, उसमें उन्होंने इस बात को लिखा है कि 124A की जरूरत नहीं है, इसको अमेंड किया जाना चाहिए, इसको मॉडिफाई किया जाना चाहिए। हम पहले इसी असीम प्रेम की तो बात कर रहा था ब्रजमोहन भाई मैं, कि कहोगे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यहां कह रहे हैं जी कानून की जरूरत नहीं जी, इसका बेजा इस्तेमाल होता है, और सब इस्तेमाल कर रहे हैं। पर इस मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पहले दिन से बहुत ही स्पष्ट है, और जब दिशा रवि का भी मामला आया था उस समय भी हम लोगों ने इस बात को कहा था कि 21 साल की लड़की से लोकतंत्र को खतरा नहीं हो सकता। केंद्र सरकार ने उस पर केस लगाया और उसको कहा कि इनको लोकतंत्र को, इनके इंस्टीट्यूट से खतरा है। तब भी हम लोगों ने इस आवाज को उठाया था कि सरकार के खिलाफ कोई कुछ भी आलोचना करे आइडियल कैंडिडेट हो जाता है राजद्रोह का। सरकार से सवाल पूछना, देश नहीं, इससे देश कमजोर नहीं होता। सरकार से सवाल पूछने से क्या देश कमजोर होता है? मुझे यह बताइए ब्रजमोहन भाई। संजीव जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, स्टेट और कंट्री हमारे लिए दोनों अलग अलग चीजें। जब देश के खिलाफ कोई बात होती है, स्टेट और गवर्नमेंट, स्टेट और कंट्री तो सेम चीज हुई। इसका ना, स्टेट मींस द अथॉरिटी, राज्य, वो गवर्नमेंट हुई। राज्यों से नहीं, स्टेट को मैं देश मान रहा हूं, गवर्नमेंट सरकारें हैं, सरकारें आती जाती रहेंगी, देश तो हमारा कायम है ना। हमें सरकार और देश का अंतर करना होगा। जब हम सरकार के खिलाफ बात करते हैं, इस देश में सरकार के खिलाफ अगर आदमी जिसने मत दिया है
अगर वो सरकार की किसी कमी के बारे में बात नहीं करेगा तो कहेगा कहाँ? लेकिन अगर वही व्यक्ति देश को तोड़ने की बात करता है, देश के खिलाफ कोई ऐसी बात करता है, उसके खिलाफ कानून होना चाहिए। लेकिन 124A के लिए हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इसको ठीक ढंग से मॉडिफाई करिए, जिससे इसका मिसयूज ना हो। तो मिसयूज आपकी खुद की सरकार कर रही है। और एनसी का जो आप एनसीपी का जो जिक्र कर रहे हैं, यूपीए का हिस्सा थे ना आप, अहम हिस्सा थे। 2009 में आईटी एक्ट में सेक्शन 66A इंक्लूड किया गया ना कि फोन पर लैपटॉप पर कुछ मिल गया तो डाल दो जेल में। बिल्कुल वही है 124A आईपीसी वाला जो सेक्शन 66A था, 2015 में निरस्त हुआ ना, आप लोग लेकर आए ना। संदीप जी, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन बात यह कि कानून अगर कोई बनता है तो उसको रिपील भी किया जाता है, उसको हटाया भी जाता है। कई धाराएं ऐसी है जिनको अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री की शपथ लेते से ही कहा था कि मैं कई कानूनों को खत्म करूंगा। ऐसा उनका दावा है कि 1500 कानून अभी तक उन्होंने रिपील किए, तो क्यों नहीं ऐसे कानूनों पर उनका ध्यान जा रहा? नहीं, जब ये कानून, एक मिनट बताइए ब्रजमोहन, जब ये कानून होता है कि जी बेजा इस्तेमाल, बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं अनिला सिंह कि जी दहेज के खिलाफ कानून है, ईव टीजिंग पर है, स्टॉकिंग पर है, 1000 कानून है कि कानून हटा दे कि जी बेजा इस्तेमाल होता है। पर दरअसल कानून जब राजनीतिक हथकंडा बनने लगे, जैसे सिर्फ राजद्रोह की बात नहीं है, यह पुलिसिया ड्रामा जो चला, अब एक पुलिस दूसरी पुलिस पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर दे और तीसरे राज्य की पुलिस के 3-3 एसएसपी एक जगह पहुंच जाएं, मतलब यही तो है कानून की धज्जियां उधेड़ना, बखियां उधेड़ी जा रही हैं। नहीं, इसकी तो निंदा सभी को करना चाहिए, इस पे जो सरकार है उनको सोचना चाहिए। मैं आपसे दूसरी बात कहता हूं, 2005 में नॉइस लॉ के ऊपर जो एक कानून लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, आप कल्पना करिए कि उस समय हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रमुख राज्यों में बीजेपी की सरकारें थी। उन्होंने 2005 के उस आर्डर पे ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 18 राज्य हो गए भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। तो ये जो कमियां हैं, इन कमियों पे तो चर्चा होना चाहिए। नहीं, दोनों तरफ से ताली दोनों हाथ से बजती है। एक मिनट आशुतोष वर्मा, ताली तो दोनों हाथों से बज रही है ना। ये हर राज्य में कहानी है, कहीं पे कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, कहीं कानून अंधा हो जाता है। पश्चिम बंगाल में कोई FIR ही नहीं की जाएगी, हिंसा खुरेजी हो जाएगी, मारपीट हो जाएगी, हत्याएं हो जाएंगी, पुलिस वहां पर मूक दर्शक बन जाएगी, गांधी जी के 3 बंदर का रोल अख्तियार कर लेगी। ये भी हो रहा है ना। चौधरी जी धन्यवाद एक बहुत सार्थक चर्चा के लिए। और मुझे लगता है कि राजद्रोह कानून का जो इतिहास है ये अपने आप में बताता है कि ये किस तरीके से काला कानून की तरीके से इस्तेमाल होता है। 1870 में जब सर जेम्स स्टीफेंस ने स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों के दमन के लिए एक कानून की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने धारा 124A में भारतीय दंड संहिता में 170 के तहत इसको अपनाया। और मुझे लगता है कि भारत में पहला केस, जैसे भी मिश्रा जी ने बताया, कि बाल गंगाधर तिलक और महारानी जी के समय आया, फिर दूसरा वो जो केदारनाथ सिंह को बिहार राज्य के आया, और फिर असीम त्रिवेदी और महाराष्ट्र का। वो एक बड़े बड़े जजमेंट थे जिसमें आपको दिखता है कि राजद्रोह कानून का कैसा यूज किया गया है। जस्टिस NV रमन्ना ने जब ये खुद बोला कि जिस कानून में महात्मा गांधी तिलक के ऊपर बेजा इस्तेमाल किया गया, उसकी हमारे देश में क्या आवश्यकता है। और संदीप जी, यह एक औपनिवेशिक विरासत का अवशेष है, एक कॉलोनियल हेरिटेज का अवशेष है जो लोकतांत्रिक देश में बिल्कुल अनुपयुक्त है। एक जीवंत लोकतंत्र में सरकार से असहमति या इसकी आलोचना एक परिपक्व राजनीतिक बहस के लिए बहुत जरूरी है। और ब्रिटिश कानून ने, जो ब्रिटिश ने ही उसको खत्म कर दिया है, तो भारत में इसकी आवश्यकता किस तरीके से होती है? आवश्यकता क्या इसलिए है डॉक्टर आशुतोष? एक मिनट, नहीं, मुद्दे पर आते हैं ना। नहीं, मैं मुद्दे पर आना है, जरूरी वो है नहीं, यहाँ पर जरूरी। एक मिनट सुनिए ना डॉक्टर आशुतोष, ये कानूनी डंडे को राजनीतिक हथकंडे की तरह सारी पार्टियां, सारी सरकारें इस्तेमाल कर रही हैं। परेशानी वहां है। बिल्कुल, देखिए, जब भारत ने खुद 1979 में इंटरनेशनल कॉवेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में पुष्टि करी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके मानकों को हम मानेंगे, और जिस तरीके से
2014 के बाद से जो राजद्रोह का दुरुपयोग किया गया, और खासकर मैं उत्तर प्रदेश में आपको बताऊं, जनवरी 2018 से दिसंबर 2020 के बीच में इलाहाबाद कोर्ट ने 120 में से 94 एनएसए के मामलों को रद्द किया। इसमें 70% मामले हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई और कहा कि आरोपी को तुरंत रिहा किया जाए। इसमें से 11 मामले हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि जिलाधिकारी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल तक नहीं किया। एनएसए को वो बताते हैं कि समय सीमा जिसमें जमानत ही नहीं मिलती है। कई लोग बिना वजह से 200, 250, 300 कन्विक्शन रेट डॉक्टर आशुतोष राजद्रोह कानून में 3% है। जी, मैं ये कह रहा हूं, मतलब उच्च न्यायालय फटकार लगा रही सरकारों को और सरकार उसको यूज कर रहे हैं। एनसीआरबी के हिसाब से 2016 से 2019 के बीच में आईपीसी 124A के तहत दर्ज होने वाले मामलों की 160% वृद्धि हुई है, और कन्विक्शन रेट आप बता रहे हैं 3%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर मैं असहमति हूं, आज मैं यहां पर आपके चैनल बैठ के सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहा हूं या आलोचना कर रहा हूं, तो कल को मेरे घर में राजद्रोह का मुकदमा आ जाएगा और मुझे अंदर तो हो रहा है। तो इमरजेंसी, और सिर्फ राजद्रोह की बात नहीं है, आज की मैं पुलिसिया कार्रवाई की बात कर रहा हूं। तेजिंदर सिंह बग्गा पर कोई राजद्रोह का मुकदमा नहीं कायम था, पर पुलिस वो आजकल सबको ढूंढती फिर रही है। आजकल नोएडा में भी एक पत्रकार को ढूंढती फिर रही है राजस्थान की पुलिस। मॉडर्न एज की इमरजेंसी तो यही है ना। मॉडर्न एज की इमरजेंसी इसी को कहेंगे, और किसको कहेंगे? हाँ, वो जर्मनी में गेस्टापो जो होती थी ना, गेस्टापो की तरह काम कर रही है। गलत कह रहा हूं बनर्जी साहब? आजकल पुलिस ऐसा घूम रही है, वो करनाल में 4 आतंकवादी मिल जाते हैं, पटियाला में हिंसा हो जाती है, हरियाणा पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, दिल्ली में जहांगीरपुरी में हिंसा हो जाती है। वो बड़ी चीजें नहीं है। वो आपस में एक आदमी की गिरफ्तारी पर गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। करौली और अलवर जल गए राजस्थान में, यहां पत्रकार की ढूंढाई हो रही है। 2 बार पुलिस आ चुकी है। बहुत बहुत बड़ा फेलियर ऑफ पुलिस है, जहां पर अलवर और डिंडोली, जहां पर ये किस्सा आप बता रहे हैं। और मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि एनएसए की बात आई थी। एनएसए एक प्रिवेंटिव सेक्शन है, एनएसए सब्सटैंटिव सेक्शन नहीं है। एनएसए का मतलब सब्सटैंटिव लॉ नहीं है। एनएसए का मतलब है कि कुछ कार्रवाइयां हुई हैं, उसके आधार पर इस उसको हम राजद्रोह से, ठीक है सर, इसलिए आप कुछ ऐड कर रहे हैं। 1 मिनट सर। संदीप, आपने कहा पुलिस किस तरह से काम कर रही है, तो मुझे लगा कि रिपोर्टर हूं तो एक खबर बता दूं। खबर हालांकि कल की है कि सुप्रीम कोर्ट में जब दिल्ली में एक धर्म संसद हुआ और धर्म संसद में खुलेआम भड़काऊ बयान दिया गया और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा, तो दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दिया। उसमें कहा कि वहां पर कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया गया था, क्लीन चिट दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में कल हलफनामा दोबारा दायर हुआ है। कहा गया कि माय लॉर्ड, पुराना हलफनामा भूल जाइए, नया हलफनामा मैं दे रहा हूं। एफआईआर दर्ज हो गया है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? एफआईआर दर्ज हो गया है। मतलब ये कि जो आपने कहा ना कि पुलिस जिसको पकड़ना है उसी को पकड़ती है, जिसको देखना चाहती है उसको देखती है। इससे कोई मतलब नहीं कि कौन क्या भड़काऊ बोल रहा है, कौन क्या देश के खिलाफ बोल रहा है। जो पुलिस के लिए, सरकार के लिए जो भड़काऊ है वो भड़काऊ है, बाकी कोई मतलब नहीं। के मनन सीनियर एडवोकेट हैं, देश के बेहतरीन क्राइम लॉयर्स में से एक, अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनन साहब, कानून का एक ये फलसफा है, बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कानून आपसे ऊपर है। पर जो बात प्रभाकर कह रहा था अभी, उसी को आगे मैं बढ़ाऊं। यहां पर अब कानून का इस्तेमाल राजनीतिक या सरकारी चश्मा लगाकर देखा जा रहा है कि अरे इसने हमारे मुख्यमंत्री के बारे में ये बोला, दूसरी सरकार किसी और की सरकार है, वो अपने हिसाब से। कानून राजनीतिक रंग देखकर परिभाषित हो रहा है और इस्तेमाल हो रहा है क्या आज की तारीख में? क्या यह कड़वी हकीकत बन गई है? मेरे दोस्त, जो हाल हम देख रहे हैं इस देश में, अब आप देखिए, देश की 2 बड़ी पार्टियां हैं। एक पार्टी ने असम में दुरुपयोग किया, दूसरी पार्टी राजस्थान में एक पत्रकार के पीछे घूम रही है। महाराष्ट्र की पुलिस ने एक और चैनल के एडिटर को अरेस्ट कर लिया था। कानून कभी कोई भी, संदीप जी, बुरा नहीं होता। कानून जब भी एनेक्ट होता है
समाज का हित देखते हुए, डेमोक्रेसी को देखते हुए, समाज का भला देखते हुए समाज के लिए बनाया जाता है। और कानून बनाते समय पार्लियामेंट में आने से पहले, कानून को पास करने से पहले हर पहलू पे गहन अध्ययन होता है। सेक्शन 124A, 153A, 505 IPC, all the 3 sections are in IPC। IPC में 511 सेक्शन है। इसके सिवाय ना जाने और कितने एक्ट है जिसमें क्रिमिनल ट्रायल में आते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो चलन चला है, मैं एक शब्द में इसको बताना चाहूँगा, कहीं ऐसा ना हो कि अपना ही चिराग अपने घर को जला दे। अब ये डेमोक्रेसी के भले के लिए नहीं हो रहा है, ये अपने पार्टी के मुखिया के खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया। अब जैसे आप, मेरे ख्याल में परसों आपके साथ 2 दिन पहले आपके चैनल पर था, जो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को पंजाब की पुलिस लेके जा रही थी। जब आम आदमी पार्टी के मुखिया से पूछा जा रहा है, मैं देख रहा था आज तक के कोई चैनल पे पूछा जा रहा था, वो कहते कौन है, क्या है, वो इस तरह से अज्ञानी थे कि मेरे को पता ही कुछ नहीं इस बात का। ये दुर्भाग्य है आज देश का। डेमोक्रेसी में हर किसी को बोलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल आजादी है, लेकिन अंकुश भी है उस पर, एक लक्ष्मण रेखा है उस पर। ऐसा नहीं है कि राजद्रोह का केस बनाया नहीं जा सकता, बनता ना हो। आपको याद होगा नेक्स्ट लाइट की आग थी कभी इस देश में, आप देख रहे होंगे आज भी उड़ीसा, आज छत्तीसगढ़ और इवन आंध्रा का कुछ पार्ट आज भी आग में जल रहा है। अगर उन लोगों पे ये राजद्रोह का केस बनाया जाए तो सेक्शन ठीक बनते हैं, लेकिन जिस तरह से कुछ पिछले 1-2 हफ्ते से चलन चला है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप याद करिए, मुझे याद है, मैं वाजपेयी जी की लास्ट स्पीच सुनी मैंने एक बार जैसा सरकार गिर रही थी, वो स्पीच ये थी, मैं बताता हूं। वाजपेयी कह रहे हैं कि पार्टियां आएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां टूटेंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, लोकतंत्र महान रहना चाहिए। मुझे याद है विश्वनाथ प्रताप सिंह जिस समय सरकार गिर रही थी, के जरिए मेरा एक सेंटेंस सुन लीजिए सर, एक सेंटेंस प्लीज जारी रखिए। एक सेंटेंस सुन लीजिए। वीपी सिंह की सरकार जिस समय उस पे गिर रही थी, लास्ट जिस समय उनके भाषण से पहले हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने एक भाषण किया था। उस भाषण में क्या तथ्य था, पूरा देश का निचोड़ था। एक उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक शेर कहा था, मुझे आज वो शेर याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही था कि रौंद डाला जिन्होंने कलियों को पांव के तले, आज वो चमन के रहनुमा बनते हैं। कुछ ऐसा शेर था। कहने का मेरे का तात्पर्य ये है कि मैं परसों भी आपको कहा, आज फिर दोहरा रहा हूं कि माननीय हमारे सर्वोच्च न्यायालय को समय आ गया है। समय ये नहीं है कि रिपील कर दो इस सेक्शन को, रिपील करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कई प्रदेश आज भी देशद्रोह करने वाले लोगों से जल रहे हैं। लेकिन समय यह है कि कोई भी राज्य की पुलिस इसका दुरुपयोग ना कर सके। राज्य के पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी को ड्यूटी ना समझते हुए वो कहीं नहीं, पर ये देखिए, जो ये स्टैंडर्ड आर्गुमेंट है, एक मिनट, जो ये स्टैंडर्ड आर्गुमेंट है, ये कैच 22 वाला है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। भाई कानून चाहिए तो बेजा इस्तेमाल भी होगा, बेजा इस्तेमाल तब रुकेगा जब कानून ना हो। मूल सवाल ये है, और मैं इस बात पर कायम हूं, देश को जो कमजोर करता है, देश को, सरकारों की बात नहीं है, सरकार की तो आलोचना होनी होगी। हम चुनते हैं सरकारों को, हम सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? सरकारों से। सरकारों से सवाल पूछना और सवाल को आलोचना के तौर पर लेकर राजद्रोह करना तो बेजा इस्तेमाल है ही। लेकिन कोई देश को कमजोर करता है तो कानून होने चाहिए। क्या 124A ही वो मुगली घुट्टी 555 है क्या? वो संजीवनी है? या हमारे कानून में और प्रावधान नहीं है कि देश को जो कमजोर करना चाहे उसके खिलाफ वो धाराएं लग सके? देखिए संदीप जी, आपको याद होगा टाड़ा होता था कभी देश में, कितना
कितना मिसयूज हुआ, टाडा था ना, कितना मिसयूज हुआ। आज मकोका है, एक मकोका बड़ा मिसयूज हो रहा है। जिस तरह से अभी जहांगीरपुरी में रॉयट्स हुए हैं, उससे पहले यमुना पार रॉयट्स हुए हैं, सब लोगों पे मकोका ऑलमोस्ट लगा हुआ है। मकोका भी मिसयूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि मकोका मिसयूज नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है कि ये जो एनएसए है खासकर उत्तर प्रदेश में कितना मिसयूज हो रहा है। एक मेरे अभी साथी बता रहे थे 111 में से 90 केसेस में एक्विटल आई है। यहाँ तक एक्विटल और कन्विक्शन का सवाल है, वो एक अलग विषय है। चूंकि हमारे कानून में और प्रावधान नहीं है क्या? 124 से जरूरी है क्या? मेरा सीधा सवाल, 10 सेकंड में जवाब चाहूंगा। मेरा मानना है कि जरूरी है, मेरा मानना है कि जरूरी है आज भी, चूंकि अगर ये मिसयूज ना हो तो जरूरी है। अगर ये मिसयूज हो रहा है तो लेट द सुप्रीम कोर्ट को इसका एनालिसिस करके कोर्ट को यहां पर पार्लियामेंट को कि नो नीड रीविजिट करने की जरूरत है। 5 जजों की बेंच ने 60 साल पहले एक फैसला दिया था, पर कानून है, लोग इसे जरूरी भी बताते हैं और यह भी मानते हैं कि बेजा इस्तेमाल भी हो रहा है, और जहां होना चाहिए अब वहां नहीं हो रहा। और राजनीतिक चश्मा लगाकर स्टेट के खिलाफ, देश के खिलाफ षड्यंत्र नहीं, राजनेताओं के खिलाफ बयानबाजी को राजद्रोह भी करार दिया जा रहा है। तो क्या हमें इसे फिर से रीविजिट करने की जरूरत है? कल सरकार हलफनामा दाखिल करेगी, उस पर नजर रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।